हेलो एंड वेलकम टू माय जनरल स्टडी वेब सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और देखिए आज के इस वीडियो में हम दोबारा एनसीईआरटी सार के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो एनसीईआरटी सार का क्लास 10 का विद्युत चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था और ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने विद्युत के बारे में देखा था, उसकी परिभाषा देखी थी, उसका सिद्धांत देखा था और उसके जो यूनिट हैं, जो भी जितने भी उससे फैक्ट बनते थे हमने देखे थे। और उसके आगे हमने विभवांतर के बारे में भी देखा था और ओम के नियम तक हम समझ चुके थे। आज हम चलते हैं उसके आगे, जो प्रतिरोधों को समायोजित करने की विधियां हैं उससे हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जो प्रतिरोधों को समायोजित करने की विधियां हैं उनके बारे में जानते हैं। तो देखो, जो प्रतिरोधों को समायोजित करने की विधियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरी होती है समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो विद्युत परिपथ पहले हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखो, विद्युत परिपथ जिसमें प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया हो। क्या श्रेणी क्रम देखो ध्यान से सुनना, जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम विद्युत परिपथ ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया है, प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखो इसमें डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो ये प्रतिरोध है R1, ये R2 और R3, इसका पहला सिरा इसके पहले सिरे, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार क्या है, एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है। अब देखो विद्युत परिपथ, देखो जो दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें प्रतिरोधकों को एक साथ दो बिंदुओं, कोई भी दो बिंदु होंगे जिसमें एक एक्स एक वाई, ए भी दे सकते हैं नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन दो बिंदुओं के बीच क्या होंगे, समायोजित होंगे। ठीक है, विद्युत परिपथ जिसमें प्रतिरोधकों को एक साथ दो बिंदुओं एक्स वाई के बीच समायोजित किया जाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसका भी ये डायग्राम में देखिए कि जो श्रेणी क्रम था हमने एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन समांतर क्रम में क्या है, जो ए एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है, तो ये एक्स और वाई पॉइंट पर तीनों के तीनों प्रतिरोध, जो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये कैसे हैं, समांतर क्रम, और ये किस में है, श्रेणी क्रम में है। अब आइए देखते हैं कि जो स्पेशल फैक्ट हैं, कि स्पेशल फैक्ट क्या है श्रेणी क्रम से संबंधित। देखो पहला है कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत समान रहती है। क्या रहती है? प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत कैसी रहती है, समान रहती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहती है। ठीक है, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो ये डायग्राम है, इसमें ये यहाँ से धारा जा रही है, तो ये धारा इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, तो तीनों में क्या जाएगी, समान विद्युत धारा जाएगी। ठीक है, तो यही पॉइंट कह रहा है कि प्रतिरोधकों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उस श्रेणी क्रम के जो परिपथ होगा उसके हर भाग में विद्युत क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि इस संयोजन में, किसमें, श्रेणी क्रम में, इस संयोजन में सिरों के बीच में कुल विभवांतर व्यक्तिगत प्रतिरोधकों के विभवांतरों के योग के बराबर होगा। जो टोटल विभवांतर की बात करें भी, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब तीनों विभवांतरों के, यदि तीन विभवांतर लगे हुए हैं, जितने भी विभवांतर लगे होंगे परिपथ में उन सभी विभवांतरों के योग के बराबर क्या होगा, कुल विभवांतर होगा। ठीक है, और देखो यदि हम प्रतिरोध की बात करें तो इसमें कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जितने प्रतिरोध लगे होंगे उनके प्रतिरोधों के योग को ही क्या कहेंगे, कुल प्रतिरोध कहेंगे। अब हम चलते हैं समांतर क्रम के बारे में क्या स्पेशल फैक्ट है। तो देखो समांतर क्रम के बारे में स्पेशल फैक्ट यही है कि यदि कुल धारा की बात की जाए तो सभी प्रतिरोधकों में प्रवाहित धारा के योग को हम क्या कहेंगे, कुल धारा कहेंगे। देखो यहाँ पर जो समांतर क्रम है, समांतर क्रम में धारा प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग बहेगी। ठीक है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में यही डिफरेंस है कि जो श्रेणी क्रम था, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा थी या फिर प्रत्येक भाग में धारा थी वो समान जा रही थी, समान बह रही थी, लेकिन जो समांतर क्रम है उसमें प्रत्येक भाग में धारा अलग अलग भी हो सकती है। तो देखो कुल प्रतिरोध की बात करें तो कुल प्रतिरोध इसमें होता है 1/R। 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/R, इन सब का एलसीएम लेंगे तो यह जाएगा R1 R2 प्लस
R2R3 प्लस R3 R1 अपॉन R1 R2 R3। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम विद्युत शक्ति के बारे में। ये हमारा श्रेणी क्रम समांतर क्रम कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत शक्ति क्या होती है। देखो, शक्ति क्या होती है? शक्ति का मतलब होता है पावर। पावर का मतलब ये होता है कि जो कार्य होता है, कार्य करने की यदि क्षमता है, तो उस कार्य करने की क्षमता को या दर को क्या कहते हैं? हम शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति जो उपभुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा है, उसकी दर को हम क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति। उपभुक्त का मतलब होता है यहाँ कंज्यूम। क्या होता है? उपभुक्त का मतलब होता है यहाँ पर कंज्यूम, और क्षयित का मतलब होता है कि जो ऊर्जा बाहर निकल रही है उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति कहेंगे। और देखो, विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है? वाट होता है। इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और इससे विद्युत शक्ति होती है, उससे पी से डिनोट करते हैं, पावर। ठीक है, और P बराबर होता है V इंटू आई, और V बराबर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि IR होता है ओम के नियम में। तो इसी प्रकार जब हम V का मान यहाँ पर रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा I²R। यहाँ पर ये फैक्ट है कि 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। यदि 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 वोल्ट तक प्रवाहित की जाए तो 1 वाट हमें प्राप्त हो जाता है। और देखो, जो वाट होता है वो वाट शक्ति का छोटा मात्रक होता है। इसका जो वास्तविक और व्यावहारिक मात्रक होता है वो किलोवाट होता है, जो हम जनरली घरों में जो मीटर होते हैं वहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, वाट का होता है शक्ति का छोटा मात्रक होता है, लेकिन इसका जो वास्तविक और व्यावहारिक मात्रक है वो क्या होता है? किलोवाट होता है। अब देखो, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। फैक्ट है, याद रखना। और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1000 इंटू 3600 वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, और इसको यदि हम इसमें कन्वर्ट करेंगे पॉइंट में, तो देखो 3.6 इंटू 10⁶ वाट इंटू सेकेंड। और आपको पता होगा कि वाट इंटू सेकेंड बराबर होता है जूल। ठीक है, जूल होता है। तो ये जूल हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो ये 1 किलोवाट आवर बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब हम चलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो, विद्युत शक्ति के बारे में हमने जाना। अब जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, थर्मल इफेक्ट होता है, वो क्या होता है? देखो, हम जानते हैं कि स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद उसका कुछ भाग कार्य करने में तथा कुछ भाग प्रतिरोध के साधित्रों के ताप में वृद्धि कर ऊष्मा के रूप में उपयोग होता है। देखो, यहाँ समझने वाली बात ये दो है। एक होता है कि कुछ भाग कार्य करने में और कुछ भाग ऊष्मा के रूप में उपयोग होता है। देखो, जैसे हम बल्ब की यदि एग्जांपल लेते हैं, बल्ब का एग्जांपल लेते हैं, तो देखो, बल्ब को जलाने के लिए क्या होता है? उसको ताप करने के लिए जो होता है, जलाने के लिए कार्य किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, वहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो कार्य होगा उसमें कुछ ऊर्जा निकलेगी। और जो बल्ब होता है, बल्ब प्रकाशित होता है जब, तो उस प्रकाश को निकालने के लिए जो ऊष्मा खर्च होगी उसके रूप में कुछ विद्युत धारा खर्च होगी। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद उसका कुछ भाग क्या होता है? कार्य करने में, तथा कुछ भाग क्या होता है? ऊष्मा के रूप में उपयोग हो जाता है। अब देखो, इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, क्या है? यदि विशुद्ध रूप से क्या है? प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक का हम पहले मतलब जान चुके हैं कि जिसमें पर्याप्त रूप से प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्षमता हो। तो यही बता रहे हैं हम कि यदि इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से क्या हो? प्रतिरोधक हो, मतलब पूरी तरह से प्रतिरोधक हो, वो धारा को कंप्लीटली रोक सके पूरी तरह से, अर्थात बैटरी या स्रोत से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित हो और कुछ भी ना हो। मतलब जो रास्ते में आने वाले जो भी परिपथ है, परिपथ में जो भी रास्ते में आएगा, प्रतिरोध के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या होगा कि प्रतिरोधकों का एक ही समूह संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से क्या होगी? ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहेगी। किसमें? ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहेगी। इसे ही क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। देखो, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जो हीटर है, हीटर में क्या होता है? जो तार होता है, जैसे हीटर हैगा, तो इसमें ये यहाँ से 2 केबल आती हैं, और जो तार होता है वो ऐसा ऐसा करके ऐसा करके ये जुड़ा हुआ होता है। तो क्या होता है? पूरा का पूरा तार प्रतिरोधक होता है। प्रतिरोधक होता है तो ये क्या? प्रकाशित होने लगता है, और जो क्या ऊष्मा के रूप में क्षयित होता है। ठीक है, तो ये हो गया
विद्युत का तापीय प्रभाव। अब हम देखते हैं जूल का तापन नियम क्या होता है, इसी में आता है। तो देखो इसके अनुसार कृषि प्रतिरोधक में, प्रतिरोधक के बारे में बात कर चुके हैं कि इसके अनुसार कृषि प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करेगी। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो होगी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। जो ऊष्मा होगी ना वो क्या होगी? विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है। और दूसरी होगी कि प्रतिरोध की अनुक्रमानुपाती होगी, और तीसरी होगी उस समय के अनुक्रमानुपाती होगी जिस समय धारा बह रही होती है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा, हम देखते हैं कि जूल के तापन नियम और विद्युत धारा का तापीय नियम, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। देखो पहला अनुप्रयोग होता है हीटर, अभी हम बात कर चुके हैं। प्रेस और रोस्टर और विद्युत केतली बनाने में होता है, ठीक है। दूसरा उपयोग होता है कि प्रकाश उत्पन्न करने में, जैसे विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखो उसमें होता है कि जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का क्या होता है? उच्च गलनांक होता है। और उच्च गलनांक देखो इसमें लिखा भी है कि जो गलनांक होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो उच्च गलनांक के कारण क्या होता है कि वो जल्दी से नहीं गलता, जिससे क्या होता है उसमें उच्च प्रतिरोधकता होती है, और उच्च प्रतिरोधकता होने के कारण वह ऊष्मा भी अधिक उत्पन्न करता है, जिससे विद्युत बल्ब जलता है, ठीक है। अब देखो, और इसका एक फैक्ट ये है कि जो बल्ब होता है उसमें गैस के रूप में नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है, ठीक है। और जो तंतु द्वारा, देखो यहाँ पर ये फैक्ट कॉन्सेप्ट भी समझ लेना, और फैक्ट भी कह सकते हैं इसे, कि जो तंतु होता है, जो टंगस्टन होता है, तंतु द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में खर्च होता है। किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में खर्च होता है, तथा अल्प भाग ही प्रकाश के रूप में दृष्टिगोचर होता है। आया समझ में? कि जो तंतु होता है, जो टंगस्टन का लगा रहता है, जो टंगस्टन का तंतु होता है, वो क्या करता है कि और अधिकांश भाग तो क्या करता है? ऊष्मा के रूप में खर्च कर देता है। जो प्रकाश हमारे पास तक आता है बल्ब का, वो तो बहुत अल्प भाग ही होता है, ठीक है। शायद ये आप पहली बार पढ़ रहे होगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसी का जो अनुप्रयोग का देखते हैं। तो जो फ्यूज तार होते हैं, देखा होगा आपने कि जब लाइट तेज आ जाती है या वोल्टेज बढ़ जाता है तो फ्यूज तार गलकर टूट जाता है, जिससे हमारे अन्य उपकरण और जो भी चीज़ें हैं घर में लगी होती हैं वो सब बच जाती हैं, सेफ रहती हैं, ठीक है। तो फ्यूज तार के रूप में भी इसका यूज करते हैं तापन नियम का, जूल के तापन नियम, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसका लास्ट फैक्ट बचा हुआ है वो और देख लेते हैं कि देखो नोट के रूप में है कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रॉन को उपभुक्त मतलब वो बताया था कंज्यूम्ड करने के लिए नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करने के लिए करते हैं। देखो हम जनरली क्या करते सोचते हैं कि जो विद्युत परिपथ है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं होते, बल्कि होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन गतिमान होकर कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी भी खर्च नहीं होते हुए, इसलिए ये नोट लिखा है कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रॉनों को उपभुक्त करने के लिए नहीं, मतलब कंज्यूम खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए किया जाता है? उन इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करने के लिए करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर विद्युत ख़त्म होता है, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो हम कुछ और चैप्टर के बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।